दोस्तों बॉलीवुड पोल खोल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, घंटी नहीं दबाई तो ज़रूर दबा दो। देखो, आप घंटी नहीं दबाओगे तो आपको नहीं पता चलेगा जब मैं नया वीडियो पोस्ट करूंगा। बात को समझिए, दबा दीजिए घंटी भाई। ये तो आप सभी जानते हैं कि दिल्ली के एक बिजनेसमैन ने राजपाल यादव पर केस किया हुआ है। राजपाल ने उसके पैसे नहीं लौटाए हैं जो उसने एक फिल्म बनाने के लिए लिए थे, और अदालत के ऑर्डर के मुताबिक कुछ दिनों पहले ही राजपाल ने सरेंडर कर दिया था तिहाड़ जेल में। तब से राजपाल तिहाड़ जेल में ही बंद था। लेकिन फिर राजपाल ने अदालत में जमानत के लिए अर्जी लगाई और अदालत को बताया कि उसके भाई की बेटी की शादी होने वाली है, उसमें उसका जाना बहुत जरूरी है। यही वजह है कि उसको जमानत चाहिए। अदालत ने राजपाल से कहा कि ठीक है, हम आपको 18 मार्च तक जमानत दे देते हैं, लेकिन 1.5 CR अभी आपको उनको देना पड़ेगा जिन्होंने आपके खिलाफ कंप्लेन की हुई है, जिनका पैसा आपको देना है। राजपाल ने 1.5 CR पे किया और उसको जमानत मिल गई। लेकिन जमानत मिली है सिर्फ 18 मार्च तक। 18 मार्च के बाद यह जमानत नहीं है। इसका मतलब यह है कि राजपाल ने 18 मार्च से पहले बाकी के पैसे भी चुकता करने हैं। अगर चुकता नहीं किए तो जेल फिर से जाना पड़ेगा। दिल्ली के एक बिजनेसमैन है जिनका नाम है माधव गोपाल अग्रवाल, उन्होंने ही राजपाल को पैसे दिए थे। राजपाल ने उनको अदालत में ही 7 चेक दिए थे और एक चेक 1.5 CR का था, यानी कि 7 चेक्स की टोटल अमाउंट बनती है 10.5 CR। और क्योंकि राजपाल ने अदालत के फैसले का कई बार उल्लंघन किया, यही वजह है कि अदालत ने राजपाल पर फाइन लगाया 1,35,00,000 रुपए का, यानी ये पैसा भी राजपाल को चुकता करना होगा। कहने का मतलब यह है कि राजपाल ने अभी भी 5-7 करोड़ रुपए चुकता करने हैं, हमेशा के लिए फ्री रहने के लिए। जब राजपाल से एक रिपोर्टर ने पूछा कि भाई साहब, जिनके पैसे देने थे आपने उनके पैसे क्यों नहीं दिए, तो राजपाल ने एक कमाल का बयान दिया। भाई साहब, राजपाल ने एक ऐसा रिप्लाई दिया जो इससे पहले मैंने जिंदगी में कभी सुना ही नहीं था। राजपाल ने कहा कि देखो भाई, ये जो पैसा है ना इंडिया में, ये किसी का नहीं है, ये तो सरकार का पैसा है। सरकार का पैसा किसी के भी पास रह सकता है। अगर मुझे किसी ने पैसा दिया है तो वो मेरे पास क्यों है, इसका रीजन सरकार को पता है। किसी और के पास क्यों है, इसका रीजन सरकार को पता है। यहां किसी का भी कोई पैसा पर्सनल नहीं है, सब कुछ सरकार का है। कोई कर्ज कोई चीज नहीं होती, ये हमारे देश का पैसा होता है, इसमें एक सर्कुलेशन होता है और वो किसी के घर में छपता नहीं है, एक सिस्टम होता है और ये हमारे राष्ट्र की धरोहर है और इसका हम लोगों का सबका फर्ज बनता है कि इसको बड़ा सदुपयोग करके किया जाए। तो राजपाल ये साबित करने की कोशिश कर रहा था कि जो पैसा राजपाल को अग्रवाल ने दिया था वो अग्रवाल का थोड़ा ही है, वो तो हुकूमत का पैसा है। वो चाहे राजपाल के पास है या अग्रवाल के पास है, बात तो एक ही है। बताओ, अब बताइए मुझे आप, इसके आगे आप क्या सुनना चाहोगे राजपाल यादव से, और मैं क्या कहूं राजपाल भाई के बारे में। मतलब ऊपर वाले ने किस गोले पे मुझे भेज दिया जहां राजपाल भाई जैसे भी लोग रहते हैं। उठा ले, नहीं रहना ऐसे गोले पे यार, मतलब कुछ भी। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि जिस दिन से राजपाल जेल में गया था उस दिन से मैं भी इंक्वायरी कर रहा था और मुझे पता चला है कि बॉलीवुड में राजपाल के जितने भी दोस्त हैं, ऐसा कोई दोस्त नहीं है जिससे राजपाल ने उधार नहीं लिया हुआ है। ऐसा कोई दोस्त नहीं है जिसको राजपाल ने चुकता नहीं करना है। मुझे यह भी पता चला है कि राजपाल ने 10-11 करोड़ रुपए तो चुकता करने ही है, और भी करोड़ों रुपए का कर्जा है जो राजपाल ने चुकता करना है और शायद राजपाल कभी चुकता नहीं करेगा। तो ये सब कुछ जानने के बाद मेरी समझ में यह आया है कि राजपाल ने उधार लेना और ना देना एक धंधा बना लिया है। राजपाल की यह आदत है, यह कोई बाय चांस नहीं हुआ है। तो अगर किसी आदमी का यह पेशा है, धंधा है, उसकी आदत है, तो फिर उसकी हेल्प कितने लोगों ने करनी चाहिए, ये एक क्वेश्चन है। केतन मेहता साहब ने कभी आमिर खान के साथ बनाई थी फिल्म मंगल पांडे। फिल्म बहुत बड़ी हिट नहीं हुई थी, लेकिन ठीक ठीक थी। अब वक्त और माहौल को देखते हुए केतन मेहता साहब ने अपनी अगली फिल्म का ऐलान किया है, जिसका नाम है जय सोमनाथ। इस फिल्म के निर्माता होंगे संजय लीला भंसाली। जब फिल्म के निर्माता संजय लीला आ गए हैं तो अब एक्टर्स तो आराम से मिल ही जाएंगे, यानी कि इस फिल्म का बनना तय है। अब देखने वाली बात यह होगी कि केतन मेहता साहब कितनी अच्छी इस फिल्म को बनाते हैं, यह फिल्म कितनी बड़ी हिट होती है या फ्लॉप होती है। कुछ दिनों पहले शाहिद कपूर की फिल्म ओ रोमियो रिलीज हुई थी।
मैंने भी इस फिल्म को देखा था, मैंने भी इस फिल्म का रिव्यू किया था। मुझे फिल्म पसंद आई थी, मुझे फिल्म खराब नहीं लगी थी, मुझे फिल्म लंबी लगी थी। उम्मीद की जा रही थी कि ये फिल्म कम से कम 200 से 250 करोड़ रुपए का बिजनेस करेगी, लेकिन ये फिल्म वैसा बिजनेस नहीं कर रही है जिसकी उम्मीद थी। फिल्म को इंडिया और स्पेन में शूट किया गया था, तो फिल्म का बजट भी काफी बड़ा था। तो अगर फिल्म के बजट को देखा जाए और जो बिजनेस कर रही है उसको देखा जाए तो ये फिल्म एक तरह से फ्लॉप हो गई है। और मुझे ये जानकर बहुत अफसोस हुआ है, क्योंकि ये फिल्म ऐसी नहीं थी जिसको फ्लॉप हो जाना चाहिए था। ये बात मैं फिर से मानता हूं कि फिल्म बहुत लंबी थी, कम से कम 40 मिनट कटने ही चाहिए थे। अगर वो 40 मिनट कट जाते तो मेरे हिसाब से ये फिल्म कामयाब रहती, लेकिन उन 40 मिनट की वजह से ही शायद ये फिल्म वो बिजनेस नहीं कर सकी जिसकी उम्मीद थी। एकता और इम्तियाज अली ने कभी एक फिल्म बनाई थी लैला मजनू, तृप्ति डिमरी की वही पहली फिल्म थी। अब इतने दिनों के बाद एकता और इम्तियाज फिर से साथ में आए हैं और अब ये फिल्म बना रहे हैं हीर रांझा। इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे इम्तियाज के भाई साजिद अली। लैला मजनू का हीरो था अविनाश तिवारी, लेकिन अविनाश तिवारी ने इस फिल्म को करने से मना कर दिया था। यही वजह है कि इस फिल्म में लिया गया है रोहित श्रॉफ को और एक नई लड़की को लॉन्च किया जा रहा है। लैला मजनू एक फ्लॉप फिल्म थी। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या साजिद अली ये फिल्म हिट बना पाएगा, क्या ये फिल्म कामयाब हो पाएगी। अगर ये फिल्म भी ना चली तो फिर साजिद का कैरियर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। एकता कपूर ने रागिनी एमएमएस बनाई थी, चली थी, 2 बनाई थी, वो भी थोड़ी बहुत चली थी, और अब एकता बना रही है रागिनी एमएमएस 3। लेकिन इसकी स्टार कास्ट को जानकर आप हैरान हो जाएंगे। इसमें हीरो लिया गया है जुनैद खान को, आमिर खान के बेटे को। यानी कि जुनैद खान लाइफ में इतना ज्यादा डेस्परेट है कि अब वो ऐसी फिल्म भी करने के लिए तैयार है। फिल्म की हीरोइन है तमन्ना भाटिया, तो मेरे ख्याल में कुछ अजीब नहीं है, क्योंकि तमन्ना ऐसे रोल करती ही रहती है। लेकिन आज का वक्त सोशल मीडिया का जमाना है, जहां सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा नंगी नंगी रील्स बनाई जाती है, तो ऐसे वक्त में रागिनी एमएमएस 3 चलेगी क्या, ये देखने वाली बात होगी। एक हमारे दोस्त निर्माता है विनोद बच्चन, वो कोई ना कोई फिल्म बनाते ही रहते हैं। अब विनोद ने एक फिल्म बनाई है गिन्नी वेड सन्नी। इस फिल्म का हीरो है अविनाश तिवारी, वही अविनाश जो ओ रोमियो का विलन है, और फिल्म की हीरोइन है मेधा शंकर, वही लड़की जो 12th फेल की हीरोइन थी। एक्चुअली ये फिल्म बनी थी डायरेक्ट ओटीटी पर रिलीज होने के लिए, लेकिन ओटीटी कंपनीज ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि वो किसी भी फिल्म को नहीं खरीदेंगे जो थिएटर में रिलीज नहीं होगी। अगर कोई फिल्म थिएटर में रिलीज होगी, थिएटर में अच्छा बिजनेस करेगी, तभी ओटीटी कंपनीज उस फिल्म को खरीदेंगे, नहीं तो नहीं खरीदेंगे। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि ये फिल्म थिएटर में रिलीज होकर कितना बिजनेस करेगी। अगर बहुत ही कमाल का बिजनेस किया तो फिर तो ओटीटी राइट्स बिक जाएंगे, और अगर बिजनेस ना किया तो फिर बहुत ही मुश्किल हो जाएगी विनोद बच्चन भाई के लिए। ये तो मैं आप लोगों को कितनी बार बता चुका हूं कि बॉलीवुड में हर एक एक्टर जीनियस है, उसको सब कुछ पता है, भले ही उसको कुछ भी ना पता हो। ऐसा ही एक एक्टर है हर्षवर्धन राणे, उसको बॉलीवुड का सब कुछ पता है, भले ही उसको बॉलीवुड का ABCD भी पता ना हो। पिछले 2-3 साल से जॉन अब्राहम फोर्स 3 बनाना चाहता है, और जॉन उस फिल्म को इसलिए बनाना चाहता है क्योंकि उसको पूरी उम्मीद है कि ये फिल्म ब्लॉकबस्टर होगी। हालांकि जॉन को आज तक कोई भी फाइनेंसर या निर्माता नहीं मिला जो इस फिल्म में पैसे लगाने के लिए तैयार हो जाए। जॉन ने इस फिल्म के लिए हर्षवर्धन राणे को अपने साथ साइन किया हुआ है। हर्षवर्धन इस फिल्म में विलन का रोल कर रहा है, और यह कोई बहुत अजीब बात नहीं है। लेकिन अजीब बात यह है कि जॉन ने हर्षवर्धन को किस तरह से मनाया ये फिल्म करने के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है हर्षवर्धन ने मना किया होगा कि मैं विलन का रोल नहीं करूंगा। तो जॉन ने क्या पट्टी पढ़ाई हर्षवर्धन को? जॉन ने कहा कि देखो भाई, फोर्स 3 में मैं और आप दोनों हैं, और फोर्स 3 तो हिट ही होगी, तो जाहिर सी बात है फोर्स 4 भी बनेगी, फोर्स 4 में भी आप और मैं होंगे। लेकिन जब फोर्स 4 बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हो जाएगी तो फिर मैं बनाऊंगा फोर्स 5, और उसका सोलो हीरो तू होगा। और हर्षवर्धन ने इस बात को मान लिया है, पत्थर पर लकीर मान लिया है। मतलब हर्षवर्धन को पूरा यकीन है कि अब से 4 साल के बाद जॉन अब्राहम उसके साथ फोर्स 5 बनाएगा, और उस फिल्म में हर्षवर्धन सोलो हीरो होगा। हर्ष भाई, जहां तक मैं आपको जाना हूं, आपकी नॉलेज बॉलीवुड के बारे में इतनी है कि अगले 4 साल के बाद आप बॉलीवुड में नहीं होंगे, आप हीरो ही नहीं होंगे। तो जब आप हीरो ही नहीं होंगे तो फोर्स 5 में आप काम कैसे करोगे? और फोर्स 5 तो तब बनेगी जब फोर्स 3 चल जाएगी। फोर्स 3 इतनी बड़ी डिसास्टर होगी कि उसके बाद जॉन सपने में भी उस फिल्म का सीक्वल बनाने का सोचेगा भी नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि एक तरह से जॉन ने हर्षवर्धन को बेवकूफ बनाया है,
उसको सेंडी लगाई है और उसका कैरियर खत्म करने का पूरा इंतजाम कर दिया है। सलमान खान के फादर सलीम खान साहब हॉस्पिटल में हैं। बताया जा रहा है कि उनकी कंडीशन थोड़ी सीरियस है। एक वक्त था जब सलीम जावेद साहब बॉलीवुड के सबसे बड़े राइटर थे। वो वक्त भी था जब ये दोनों राइटर किसी हीरो से भी बड़े माने जाते थे। जिस फिल्म को सलीम जावेद साहब लिख देते थे उसमें कोई भी हीरो काम करने के लिए तैयार हो जाता था। मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूं कि सलीम खान साहब जल्दी ही ठीक होकर घर वापसी आ जाएं। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि शाहिद की फिल्म रोमियो ने वो बिजनेस नहीं किया जिसकी उम्मीद की जा रही थी, यानी कि ये फिल्म बहुत बड़ी हिट नहीं हुई है। और उसकी एक वजह यह भी है कि शाहिद हर फिल्म के लिए बहुत ज्यादा पैसा चार्ज करता है। बताया जा रहा है कि इस फिल्म के लिए शाहिद ने 40 करोड़ चार्ज किए हैं। आप अंदाजा लगाइए कि अगर किसी हीरो की फिल्म का लाइफ टाइम बिजनेस ही 40-50 करोड़ रुपए होता है तो वो हीरो 40 करोड़ रुपए कैसे ले सकता है। लेकिन शाहिद का ये रिकॉर्ड है कि आज तक उसने कभी भी अपनी फीस कम नहीं की है। 2018 में शाहिद की कबीर सिंह आई थी जो हिट रही थी। तब से आज तक जितनी फिल्में भी शाहिद ने की हैं सब की सब फ्लॉप है। इसके बावजूद भी उसकी फीस 30 से 40 करोड़ रुपए बरकरार है। निर्माता उसको देते हैं और जब देते हैं तो वो क्यों ना ले। शाहिद अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। अगर पिछले 7 साल में कंटिन्यू फ्लॉप देने के बावजूद भी निर्माता निर्देशक उसके पास जाते हैं, उसको 30-40 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार होते हैं, तो वो क्यों चार्ज ना करे। तो मेरे ख्याल में यहां शाहिद गलत नहीं है बल्कि निर्माता निर्देशक गलत हैं। ये तो आप सभी जानते हैं कि गोविंदा की पत्नी सुनीता गोविंदा के बारे में कुछ ना कुछ उल्टा सीधा कहती रहती है पब्लिसिटी के लिए। मैं ऐसा मानता हूं कि ये पब्लिसिटी के लिए ही हो रहा है, क्योंकि सुनीता अगर अपने हस्बैंड के बारे में एक बार गलत कहती है, 2 बार गलत कहती है तो मेरी समझ में आता है, लेकिन कोई पत्नी हर हफ्ते अपने हस्बैंड के बारे में उल्टा सीधा कहे यह सही नहीं माना जा सकता। सुनीता ने दुनिया को बताया है कि उसका पति गोविंदा पागल हो चुका है और वो आज के वक्त में एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में है जिसका नाम है कोमल। गोविंदा का कहना यह है कि वो एक फिल्म कर रहा है, उसको वो खुद ही प्रोड्यूस कर रहा है और उस फिल्म की हीरोइन कोमल है। यही वजह है कि सुनीता को ऐसा लगता है कि उन दोनों का चक्कर चल रहा है। देखो, सुनीता भी गलत है कि अपने हस्बैंड के बारे में ऐसा कुछ कहती है, लेकिन गोविंदा भाई सुनीता आपको बहुत जानती है और हम भी जानते हैं, तो जो आप कह रहे हो वो भी ठीक नहीं है। सच तो वही है जो सुनीता जी कह रही है, लेकिन ठीक है, आपको भी अपनी लाइफ जीने का पूरा हक है। मेरे ख्याल में आप बिल्कुल भी गलत नहीं हो अगर आप किसी लड़की से प्यार करते हो। मेरे ख्याल में आप बिल्कुल भी गलत नहीं हो अगर आपका रिलेशनशिप किसी लड़की के साथ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको झूठ बोलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको डंके की चोट पर कहना चाहिए कि हाँ भाई, मैं अपनी जिंदगी जी रहा हूं, मैं किसी लड़की से प्यार करता हूं और मुझे उसके साथ रहना अच्छा लगता है। बात खत्म भाई साहब। तापसी पन्नू एक किसी प्रोग्राम में गई थी, जब वहां एक मीडिया वाले ने तापसी से पूछा कि इन दोनों में से आप किस नेता को पसंद करती हो, राहुल गांधी एंड पीएम मोदी। पसंदीदा राजनेता कौन? और बहुत स्पष्ट रूप से यहां पर भी मुझे अभी भी इस देश में रहना है। तो तापसी ने कहा कि मेरे फेवरेट है पीएम मोदी जी, क्योंकि मुझे इंडिया में रहना है। और तापसी के इस बयान को लेकर बहुत बड़ा हंगामा हो गया है। अब सभी तापसी से ये सवाल कर रहे हैं कि आपका कहना यह है क्या कि अगर कोई आदमी मोदी जी को पसंद नहीं करता तो वो इंडिया में नहीं रह सकता? क्या आपका कहना यह है कि इंडिया से डेमोक्रेसी पूरी तरह खत्म हो गई है? लेकिन अब तापसी किसी के सवाल का भी जवाब नहीं दे रही है। इसी फ्राइडे को शनाया कपूर की एक फिल्म रिलीज हुई थी तू या मैं, बहुत बड़ी डिसास्टर हो गई है। इस फिल्म का लाइफ टाइम बिजनेस होगा तकरीबन 4 CR। और यह जानकर आपको हैरानी होगी कि यह फिल्म कितने में बनी थी। यह फिल्म बनी थी 28 CR में। बॉलीवुड में एक बहुत ही होशियार, बहुत ही चालाक, बहुत बड़ा जीनियस, जिसको बॉलीवुड का सब कुछ पता है, उसका नाम है विनोद भानुशाली। उसी ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था। विनोद भानुशाली ने आनंद एल रॉय को दिए थे 28 CR इस फिल्म को बनाने के लिए, और आनंद एल रॉय ने ये मास्टरपीस बनाकर दिया उसको कि ले भाई। यानी कि विनोद का इस फिल्म में कम से कम नुकसान होगा 25 CR का। एक कहावत है कि ज्यादा सियानपत्ती भी ठीक नहीं होती, तो विनोद भानुशाली बहुत बड़े सियाने बनते हैं। यही वजह है कि हर फिल्म में इनका नुकसान होना ही होना है गारंटी के साथ। और मेरे ख्याल में आनंद भाई ने जो विनोद के साथ किया है बिल्कुल परफेक्ट किया है। विनोद भाई के साथ ही होना ही चाहिए।
ये मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं कि क्रिश 4 का बनना बहुत मुश्किल है, लेकिन अब ये 200% कंफर्म हो गया है कि ये फिल्म हमेशा के लिए डब्बे में बंद हो गई है। अब ये फिल्म कभी नहीं बनेगी। उसकी वजह यह है कि इस फिल्म के निर्माता आदित्य चोपड़ा ने इस फिल्म को प्रोड्यूस करने से मना कर दिया है। मैं आपको बता ही चुका हूं कि ऋतिक रोशन इस फिल्म का वीएफएक्स करना चाहता था हॉलीवुड के किसी स्टूडियो में, और आदित्य चोपड़ा वीएफएक्स करना चाहता था अपनी खुद की कंपनी में। इसी बात को लेकर दोनों में मनमुटाव हुआ और आदि चोपड़ा ने ऋतिक से कहा कि भाई आप अपनी फिल्म किसी और के साथ बना ले, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। इसके बाद ऋतिक इस फिल्म को लेकर के गया नमित मल्होत्रा के पास, वही मल्होत्रा साहब जो रामायण बना रहे हैं। ये प्राइम फोकस के मालिक है और प्राइम फोकस वीएफएक्स में बहुत ही बड़ी कंपनी है। लेकिन कमाल यह है कि ऋतिक की शर्तों को सुनकर नमित ने भी इस फिल्म को करने से मना कर दिया। उसने कहा कि भाई मैं रामायण के बाद बनाऊंगा रामायण 2 और उसके बाद एक और फिल्म बनाने वाला हूं, तो अभी मेरे पास वक्त नहीं है इस फिल्म को बनाने के लिए, आप ये अपनी फिल्म किसी और के साथ बना ले। और ये भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि इस फिल्म का बजट बहुत बड़ा है, कम से कम 500 से 700 करोड़ रुपए लगने वाले हैं इस फिल्म पर। राकेश रोशन जी और ऋतिक अपनी जेब से कोई पैसा लगाने वाले हैं नहीं, तो जाहिर सी बात है कोई और भी इतने पैसे ऋतिक की फिल्म पर लगाने वाला नहीं है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अब यह फिल्म कभी नहीं बनेगी, ये डब्बा बंद हो गई है और हमेशा के लिए हो गई है। कुछ दिनों पहले ऋतिक ने एक साउथ की फिल्म में काम करने के लिए हामी भरी थी और मेरे ख्याल में अब ऋतिक के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है कि वो उसी फिल्म को करे। लेकिन ये दुनिया में कोई नहीं बता सकता, उसका फादर भी नहीं बता सकता कि ऋतिक अगली फिल्म कौन सी करेगा। किसी भी निर्माता निर्देशक के लिए ऋतिक को किसी फिल्म के लिए मनाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि ऋतिक बहुत बड़े वाला है, बहुत बड़े वाला भाई साहब। तो यह कहना बहुत मुश्किल होगा कि ऋतिक की अगली फिल्म कौन सी होगी। अभी मैंने आपको बताया कि विनोद भानुशाली के तकरीबन 25 करोड़ रुपए का लॉस होगा फिल्म तू या मैं में, और विनोद भानुशाली ने एक और फिल्म बनाई है पारिवारिक मनोरंजन, जिसकी हीरोइन है आदिति राव हैदरी और हीरो है पंकज त्रिपाठी। भाई साहब इस फिल्म पर भी तकरीबन 25 करोड़ रुपए लग चुके हैं और विनोद भानुशाली के इसमें भी कम से कम 20 करोड़ रुपए का नुकसान होगा, क्योंकि कोई भी ओटीटी कंपनी इस फिल्म को खरीदने वाली नहीं है। विनोद भाई सही उड़ा रहे हो भाई साहब, लुटाते रहो, माल बहुत है आपके पास, टी सीरीज से बहुत माल कमाया है आपने, मजे करो भाई साहब आप। ये बात तो मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूं कि रणबीर कपूर के जो हेयर आप देखते हो वो रियल नहीं है। एक्चुअली रणबीर अब तक 3 दफा बाल लगवा भी चुका है, इसके बावजूद भी उतने बाल नहीं आए हैं जितने किसी हीरो के होने चाहिए, जिस तरह का स्टाइल रणबीर का हुआ करता है। तो रणबीर कपूर बेचारा जब भी घर से बाहर निकलता है विग पहनकर ही निकलता है। कुछ दिनों पहले रणबीर घर से बाहर निकला, लेकिन जो विग पहनी हुई थी वो इस तरह से पहनी हुई थी कि सबको पता चल रहा था कि ये विग है, ये रियल हेयर नहीं है। और यही वजह है कि रणबीर कपूर की उस वीडियो को लेकर अब लोग मजाक उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई साहब आप भी टकले हो यार। और बहुत सारे लोग तो ये कह रहे हैं कि हमें तो लगता है कि सारे ही हीरो टकले हैं, और ये बात सही भी है। जल्दी ही रश्मिका मंडाना और विजय एनाकोंडा की शादी होने वाली है, तो नेटफ्लिक्स ने इन दोनों को ऑफर किया 60 CR। नेटफ्लिक्स ने कहा कि भाई हम आपकी पूरी शादी को रिकॉर्ड करेंगे और फिर नेटफ्लिक्स पर दिखाएंगे, आप 60 करोड़ रुपए लो, एंजॉय करो। लेकिन विजय और रश्मिका ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई हमें 60 करोड़ रुपए नहीं चाहिए, हमें अपनी शादी को रिकॉर्ड नहीं करने देना है। और मेरे ख्याल में इन दोनों ने बिल्कुल सही किया है, क्योंकि जो मेहमान इनकी शादी में आएंगे शायद उनको ये पसंद नहीं आएगा कि नेटफ्लिक्स उनको रिकॉर्ड करे और फिर दिखाए। इस साल का बिग बॉस गौरव खन्ना ने जीता है और शो की वजह से ही दुनिया गौरव खन्ना की वाइफ के बारे में भी जान चुकी है। और ये बात मैं अपने वीडियो में कई बार कह चुका हूं कि ये दोनों एक दूसरे के लिए फिट नहीं है, इन दोनों का डिवोर्स होना तय है, पक्का है। ये जिंदगी भर एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, क्योंकि गौरव खन्ना की जो वाइफ है उसके सपने बहुत बड़े बड़े हैं, उसको जिंदगी में बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनना है। कुछ दिनों पहले ही गौरव खन्ना की पत्नी की एक वेब सीरीज रिलीज हुई है, जरा देख लीजिए भाई साहब क्या जबरदस्त रोल किया है। देख लिया भाई साहब आपने, ये है गौरव खन्ना की पत्नी जी। अब जो लड़की ये रोल करती हो शादीशुदा होने के बाद,
उसकी शादी कितने दिनों तक चलेगी ये आप अंदाजा लगा ही सकते हैं, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ये तो मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि फरहान अख्तर की डॉन 3 हमेशा के लिए बंद हो गई है। इसी फिल्म को लेकर रणवीर सिंह और फरहान के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया है, अदालत में केस पहुंच गया है। और क्योंकि रणवीर सिंह ने फरहान की फिल्म छोड़ी है तो फरहान 40 करोड़ रुपए हर्जाना भी मांग रहा है। और इस फिल्म के डब्बा बंद होने के बाद फरहान अपनी फिल्म बनाना चाह रहा है जी ले जरा, जिसमें है कैटरीना कैफ, आलिया भट्ट, प्रियंका चोपड़ा। लेकिन मेरे हिसाब से यह फिल्म नहीं बन सकती। उसकी वजह यह है कि कैटरीना का बच्चा बहुत छोटा है और कैटरीना अगले 1 साल कोई भी काम करने के मूड में नहीं है। और प्रियंका चोपड़ा भी बहुत सारे बहाने बना रही है, वो भी इस फिल्म को करना नहीं चाहती। मुझे ऐसा लगता है कि प्रियंका कैटरीना और आलिया के साथ काम नहीं करना चाहती। आज की तारीख में सिर्फ आलिया भट्ट ही फ्री है, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही फिल्म है जिसकी शूटिंग खत्म हो गई है और वो फिल्म है संजय लीला भंसाली की। इसके बाद आलिया भट्ट के पास कोई भी फिल्म नहीं है। अब कोई भी निर्माता निर्देशक आलिया के साथ काम नहीं करना चाहता। तो मेरे ख्याल में अगर फरहान अख्तर इस फिल्म को बनाना चाहता है तो उसको कैट को भी ड्रॉप करना पड़ेगा, प्रियंका को भी ड्रॉप करना पड़ेगा और आलिया के साथ 2 और लड़कियों को लेकर इस फिल्म को बनाया जा सकता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि फरहान इस फिल्म को भी बंद कर देगा या कोई रास्ता निकालेगा इस फिल्म को बनाने के लिए। बहुत सालों पहले एक फिल्म आई थी चक दे इंडिया। उस फिल्म को डायरेक्ट किया था शमित अमीन ने। उसके बाद आज तक उसने बेचारे ने कोई फिल्म डायरेक्ट नहीं की और अगर कोई की होगी तो वो इतनी बड़ी फ्लॉप रही होगी कि उसका मुझे नाम याद नहीं है। अब इतने सालों के बाद शमित अमीन ने कार्तिक आर्यन को मना लिया है एक फिल्म करने के लिए जिसका नाम है कैप्टन इंडिया। इस फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे भूषण कुमार साहब और यह ऐलान भी जल्दी ही किया जाएगा कि इस फिल्म की हीरोइन कौन होगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि इतने सालों के बाद शमित अमीन बुढ़ापे में एक अच्छी फिल्म बना पाएगा या नहीं बना पाएगा। फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन साहब मुंबई आए हुए हैं और बॉलीवुड के बहुत सारे लोग भी उनसे मिल रहे हैं। किस लिए मिल रहे हैं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन बॉलीवुड के इन्हीं लोगों में से एक है ऋचा चड्ढा। ऋचा चड्ढा भी मैक्रोन साहब से मिली और उनको बताया कि भाई दुनिया का माहौल क्या है, इंडिया और फ्रांस को मिलकर एक साथ किस तरह से काम करना चाहिए, दोनों का फायदा किस तरह से हो सकता है। ये बातें ऋचा चड्ढा ने बताई। एक ही जीवन में क्या क्या देखना पड़ेगा। ऋचा चड्ढा मैक्रोन को बता रही है कि इंडिया कैसे तरक्की कर सकता है, दुनिया कैसे खुश रह सकती है, फ्रांस और इंडिया को किस तरह से साथ में काम करना चाहिए। मतलब नहीं रहना ऐसे गोले पे यार, ऊपर वाले उठा ले, नहीं देखना ये सब कुछ, अपने बस से बाहर की बात है यार। ऋचा चड्ढा मैक्रोन को मिल रही है, मैक्रोन को एडवाइस कर रही है भाई। ठीक है भाई साहब, करो जो मर्जी है करो यार। दोस्तों अगर आज का वीडियो आपने देखा है तो लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना, कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद। सत्यमेव जयते।